नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि 75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में ये एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे। 2 निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिए, 200 रुपए कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में सेब के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव के निर्णय के बारे में जानकारी दी। इस मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि न विपक्ष के नेताओं को न तो विषय समझ में आता है न विषय की गंभीरता समझ में आती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है विपक्ष के प्रवक्ताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर, जिनकी समझ इतनी कम है कि उनको ना तो विषय समझ में आता है, ना विषय की गंभीरता समझ में आती है, ना विषय को वो ठीक से बता पाते हैं जनता के बीच, और शायद राजनीतिकरण हर विषय करने के लालच में झूठ और फरेब का सहारा लेने में खास तौर पे कांग्रेस पार्टी तो आजकल मजबूर हो गई है। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। असलियत तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो सेब उत्पादन होता है उसको समर्थन देने के लिए विदेश से जो भी सेब आता है उसके ऊपर एक बड़ी तगड़ी आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों पहले हमने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी 50 रुपए से सस्ता भारत में सीआईएफ प्राइस या जो भारत में सेब आता है विदेश से उसकी 50 रुपए से कम कीमत पे सेब को लाने नहीं दिया जाता है, उसको बैन कर रखे। कम से कम अगर 50 रुपए किलो दाम हो तो ही भारत में आयात किया जा सकता है। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद सेब फिर पोर्ट से जाता है एक मार्केट में उपभोक्ताओं के पास, तो पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि जो देश की जरूरतें हैं
सिर्फ उतना ही सेब आता है जिससे उपभोक्ता के जरूरत को हम पूरा कर सके और भारत के किसानों को और भारत में जो सेब बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा कवच मिल जाए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ एक्शन लिए, जिसके कारण भारत का निर्यात यूएसए में कम हुआ, उसके रिटेलिएशन में, उसके सामने अपना जवाब देने के लिए हमने कुछ अतिरिक्त ड्यूटी, जिसको रिटेलिएटरी टैरिफ बोलते हैं, रिटेलिएटरी ड्यूटी सेब पर लगाई थी। ये बड़ा एक कठोर कदम था। पहले भारत इस टाइप के कदम लेने से कतराता था, पर मोदी जी की सरकार ने ऐसा एक कठोर कदम लेके भारत के निर्यात को बल दिया था, संबल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं से हमने दोनों तरफ ऐसे जो ड्यूटीज थे उसमें राहत दी। उन्होंने भारत के निर्यात पे जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें हमें राहत दी और हमने जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें राहत दी, जिसमें सेब या अखरोट वगैरह भी है। लेकिन जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है, वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, यूएसए पे लगती है। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी, और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, यूएसए को फर्क पड़ रहा था दूसरे देशों से आ रहा। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है, जो पहले भी थी, आज भी है और कल। देहरादून में एसडीजी अचीवर पुरस्कार समारोह 2023 कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों, उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों, उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर लंबे समय से बहुत सारी सरकारें आई, अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, तो यह सरकार केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार रही और इसकी जितनी भी योजनाएं बनी, वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी। एक समय था जब योजनाएं बनती थी कि योजनाओं से किन लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों के लिए, कुछ समूहों के लिए योजनाएं बनती थी। लेकिन आज जितनी भी योजनाएं पिछले 9 सालों में बनी है, वह उन लोगों के लिए बनी है जिनको वास्तव में इन योजनाओं की आवश्यकताएं थी, उनकी जरूरत थी, इसलिए योजनाओं को लाया गया। और आज अगर हम गरीबी की बात करें तो हम कम से कम आज बहुत सारी स्थितियों में आज हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है। अभी एन रविशंकर जी ने बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद में छापेमारी की है। देखिए, हमने 2019 और फिर उसके बाद 2021 में सीबीडीटी को शिकायत की थी कि आजम की ट्रस्ट में जो डोनेशन दिखाया गया है, जिससे ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, वो पूरी तरीके से फेक है। जिस आदमी ने डोनेशन दिया है, हम ये चाहते हैं कि उसकी ये जांच होनी चाहिए कि वो उसके लायक है या नहीं। दूसरा, आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम बता रखी है। हमारी मांग ये शुरू से थी कि आजम की यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन दोबारा से किया जाए और होने के बाद जो कॉस्ट वैल्यूएशन वाले लगाते हैं उस कॉस्ट पर आजम की इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।
अब रेड चल रही है? देखिए, ये तो होना ही था। जो जिसने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी ही। और हम तो ये कहते हैं कि आज़म तो ये कहते थे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्यों परेशान होने की बात है? भाई, जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं आप? तो कितनी कॉस्ट का आपको लगता है कि कितना हेर फेर इन्होंने ये सब किया है? देखिए, जिस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आज़म ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे हैं, वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए और सच्चाई का पता पूरे देश को लगना चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आज़म खां के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आज़म जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। बीजेपी ने 13 सितंबर को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंडिया ब्लॉक की आलोचना करते हुए इसे एचएससी बताया। इसके अलावा उन्होंने 13 सितंबर को नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर इंडिया ब्लॉक द्वारा बुलाई गई बैठक पर टिप्पणी की कि आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी AHCC की बैठक है, मुंबई में है, शरद पवार जी के घर पे। AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज़ टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से ये भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। बंधुगण, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे दुख लगता है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं। हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस।
इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं यहां पूछता हूं। मैं मेरे यहां पर कई भाई बहन रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कैमरामैन बैठे हुए हैं। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति की उपासक है, कोई भगवान विष्णु का उपासक है। क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या शिव की पूजा करना श्रावण के महीने में मलेरिया है? क्या मंगलवार का व्रत रखना और जय बजरंग बली करना ये एड्स है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है। ये लोग जो इस माटी के नहीं हो पाए, जिस मिट्टी में कंकड़ कंकड़ संकर जहां बसता है, जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए,